नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का ये जो सत्र है इसमें हम विषय ले रहे हैं गृह विज्ञान और ये माध्यमिक स्तर का विषय है। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर संध्या कुमार, एनआईओएस में उपनिदेशक शैक्षिक के पद पर कार्यरत हूँ और गृह विज्ञान के कार्यक्रम करना मुझे बेहद पसंद है। आप लोगों से चर्चा करना मुझे बेहद पसंद है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव। ये आपके माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है गृह विज्ञान का, उसमें नवा पाठ है और ये एक बहुत ही आपके जीवन से जुड़ी हुई ये चीज़ है। जैसे कहते हैं कि आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। सब जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। खाने को रोटी है, रहने के लिए मकान है और पहनने के लिए कपड़ा है। जहाँ तक मूलभूत आवश्यकता है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम ना केवल रोज़मर्रा के कपड़े पहनते हैं बल्कि बहुत तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। आप देखेंगे कि ऑफिस जो लोग जाते हैं उनको अलग तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है। कई व्यवसाय होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म होती है, जो आप दूर से देख करके पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं क्योंकि उन्होंने वाइट कोट पहना होता है, या ये फायरमैन है, दमकल कर्मी हैं, उनकी अलग जो है यूनिफॉर्म होती है। या स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो भी आप यूनिफॉर्म देख करके पहचान लेते हैं कि किस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय अगर कहीं पर है आपके आसपास तो उनकी एक बड़ी डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म है, आप देख के जान पाते हैं कि ये बच्चा तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। या जो आपके यहाँ राजकीय विद्यालय हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है वो आप पहचानते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जीवन में हम कपड़ों के बिना नहीं रह सकते हैं। एंड कपड़े जो हैं, जैसे आप पहनते हैं, जिस प्रकार से आप कपड़े पहनते हैं और जैसे आपके साफ़ होते हैं कपड़े, तो उन कपड़ों का जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन पड़ता है। आप खुद देखिए अपने जीवन में, आप उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, जो ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, इल फिटिंग वाले हैं या लटक रहे हैं, लंबे हैं, आपके छोटे हैं या बड़े हैं। इस तरह के जो कपड़े पहने हुए होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं झल्ले लगने वाले कपड़े लोग होते हैं, उनसे हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल टिप टॉप होता है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने होता है, देख के मन प्रसन्न हो जाता है, अरे वाह क्या पर्सनालिटी है, तो उससे बात करने का बड़ा मन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कपड़े हम पहनते हैं उनका बड़ा एक इम्प्रेशन पड़ता है हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनके ऊपर। तो अब बात आती है कि आपने कपड़े बनवा तो लिए, बहुत सारे कपड़े हैं। हम अपने अगर देश को देखें तो गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं, बरसात में जो कपड़े हम पहनते हैं वो अलग तरह के कपड़े होते हैं, और सर्दियों में जो हम कपड़े पहनते हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह के कपड़े होते हैं। तो इतने तरह के कपड़े होते हैं। अच्छा, ये तो वो बात हुई जो कपड़े हम पहनते हैं। उसके अलावा आप अगर अपने घर में देखें तो कितने प्रकार के कपड़े जो हैं आप यूज़ करते हैं। अगर रसोई में देखें तो झाड़न होते हैं आपके, जिनसे आप हाथ पोंछते हैं, या जिनके धुले हुए बर्तन होते हैं तो धुले हुए बर्तन पोंछ करके आप रैक में लगाते हैं, वो कपड़ा होता है। झाड़ू पोछा होता है, उसके बाद पोछे का एक कपड़ा होता है, तो वो एक अलग कपड़ा होता है। आप अपने कमरों में देखें तो पर्दे लटके हुए हैं बहुत सुंदर से, वो भी एक कपड़ा है। बिस्तर पे जो चादर बिछी है वो भी कपड़ा है ना। तो हर जगह आप देखिए हम कपड़ों का अपने घर में, अपने जीवन में बहुत तरह से प्रयोग करते हैं, और इन सभी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके देख रेख की, उनके रख रखाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब क्यों ज़रूरत होती है आप बताएं? जाहिर सी बात है भाई, जब किसी चीज़ का हम प्रयोग करेंगे तो वो गंदा होगा, है ना। जब गंदा होगा तो उसे हमें साफ करना पड़ेगा, है ना। तो बात यह है कि जब कपड़ा गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, उस पर धूल मिट्टी पसीना लग जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है ताकि हम उसे पुनः प्रयोग कर सकें और वो पहनने लायक बना रहे।
अगर कपड़ा गंदा होगा तो क्या होगा, वो गंदगी जो है उसको काटती रहेगी, वो कपड़े को कमज़ोर कर देगी और वहाँ से कपड़ा फट सकता है। तो वो प्रयोग के लायक रहे, आप उसे बार बार पहन सके, प्रयोग कर सके और उसे बरत सके, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है साफ़ भी करें। अब साफ़ करने के क्या तरीके होते हैं? देखिए, साफ़ करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं कि आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कई कपड़े होते हैं जिन्हें आप झाड़ दें, बहुत कस के झाड़ दें तो जो धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें आपको धोना पड़ता है। तो अगर आपको कपड़े धोने नहीं है, जैसे जो भारी कपड़े होते हैं या जो सर्दियों में कपड़े हम प्रयोग करते हैं, उनको कई बार हम झाड़ के साफ़ कर लेते हैं। तो कुछ कपड़े तो होते हैं आपने झाड़ दिए कस के, वो आप उसमें से जो धूल मिट्टी है वो निकल गई। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जिन पे वो लोग जानते हैं जिनके घर में पेट्स होते हैं, यानी आपके घर में या आपने अगर कुत्ता पाल रखा है या बिल्ली है, तो उनके पेट्स के जो बाल होते हैं वो हर जगह चिपक जाते हैं, कपड़ों पे चिपक जाते हैं, सोफे पर चिपक जाते हैं, कारपेट पे चिपक जाते हैं। तो हर जगह जब ये बाल चिपक जाते हैं तो केवल उनको झाड़ने भर से वो नहीं हटते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर उसके लिए आपको एक ब्रश का प्रयोग करना पड़ता है। हल्का सा ब्रश कर दीजिए तो ये जो चिपकी हुई गंदगी होती है ये निकल जाती है, लूज डस्ट जो होती है वो निकल जाती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार हम कपड़ों को केवल धूप में थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं, हवा लगाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कपड़ों में कुछ स्मेल आ जाती है या बदबू आ जाती है वो निकल जाती है। कपड़े धूप में रखने से, सुखाने से वो सूख जाते हैं पूरी तरह से। तो जो कपड़ों में नमी होती है वो भी कई बार नुकसान करती है कपड़ों को, तो वो नमी हट जाती है, बिल्कुल सूख जाते हैं कपड़े और वो सुरक्षित रहते हैं। तो हवा लगाने से भी जो है कपड़े आपके सुरक्षित रहते हैं। तो ये तो जहाँ वो कपड़े हैं जिनको आप बहुत फ्रीक्वेंटली धो नहीं सकते हैं, उनकी जब रखरखाव करना होता है, उनके कपड़ों की देखभाल करनी होती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने उनको झाड़ दिया, ब्रश से उनको साफ़ कर दिया और थोड़ी देर आपने उनको हवा में या धूप में सुखा दिया अगर जगह है तो, और फिर आपने उनको उठा के रख दिया तो वो यूज़ करने के लायक रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं उनको आपको धोना होता है, धोना ही पड़ता है। हमारे देश में इतनी धूल मिट्टी है, इतनी गर्मी होती है, लोगों को इतना पसीना आता है और इतनी वो चिपक जाती है कपड़ों में वो गंदगी की, वो धोए बगैर जो है निकलती नहीं है। तो जब कपड़े हम धोने की बात करते हैं तो उसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तो वेट वॉशिंग होती है जिसमें आप पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पानी का प्रयोग आप करते हैं तो या तो आप खुद हाथ से धो सकते हैं कपड़े, या फिर आप उन्हें अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके कपड़े धो सकते हैं। एक दूसरी तरह की वॉशिंग होती है जो ड्राई क्लीनिंग होती है, इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये शुष्क धुलाई कहलाती है। इसमें अलग तरह के ग्रीस सॉल्वेंट्स का हम प्रयोग करते हैं और जनरली ये जो हमारे डेलिकेट कपड़े होते हैं जैसे सिल्क हैं, बहुत आपकी एक्सपेंसिव साड़ीज़ होती हैं, या जो विंटर में पहनने वाले आपके शॉल हैं, सूट्स हैं, ये जो कपड़े होते हैं जिनको नॉर्मली पानी में अगर हम धोएं तो वो ख़राब होने की, उनके सिकुड़ने की या रंग निकलने की आशंका रहती है। तो ऐसे कपड़ों को हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। तो धोने की भी दो विधियां हुई, एक जिसमें आप पानी का प्रयोग करते हैं यानी वेट वॉशिंग, या वो जिसमें पानी का प्रयोग नहीं होता है जिसको हम शुष्क धुलाई कहते हैं या ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके ये बात हुई कि जब आपको धोना होता है तो आप पानी का प्रयोग करेंगे या बिना पानी के प्रयोग के आप उसको साफ़ करेंगे। अब बात आती है कि असली धुलाई का काम आपको शुरू करना है। देखिए, मैं जो आज आपसे बात कर रही हूँ कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, ये हर घर में काम होता है, हर घर में कपड़े धोए जाते हैं। लेकिन आपसे आज बात करने का प्रयोजन मेरा ये है कि जो भी हम आज बात करेंगे उससे आपको एक व्यवस्थित ढंग से अपना काम करने की विधि मिलेगी। तो एक जब प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो आप हर बात का ध्यान रख पाएंगे, आपसे कहीं पे कोई गलती हो इस बात की गुंजाइश आप कम कर देंगे और अपने कपड़ों को बिल्कुल सुरक्षित रख पाएंगे। तो जब हम धुलाई की प्रोसेस शुरू करते हैं उनमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको
इकट्ठा करना पड़ता है कि आज हमें कौन से कपड़े धोने हैं। तो 2-3 तरीके होते हैं। कई लोग तो बाथरूम में एक बाल्टी रख देते हैं या एक थैला सा टांग देते हैं कि जो भी कपड़े धुलने हैं आप उसमें डालते जाएं और जब धोने की बारी आती है तो उसमें से निकाले और धोने के लिए ले गए। लेकिन फिर भी गृहिणी होते हुए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये व्यवस्था होने के बाद भी मैं अपने घर में एक चक्कर लगाती हूँ कि कहीं पर और कोई कपड़ा तो नहीं पड़ा है जो छूट गया है, जो मुझे धोना है, उसे भी उठा के मैं लेके आती हूँ। जैसे बच्चों के कमरे में आप जाएंगे तो देखेंगे कि मोज़े या जुराबें वहाँ पड़ी हुई हैं जूतों के साथ में, या किसी का तौलिया पड़ा हुआ है बेड पे, वो भी धुलना है। या कई बार आप सोचते हैं कि चलिए आज कपड़े थोड़े कम हैं, आज हम कुशन कवर्स धो लेते हैं, या फ्रिज के ऊपर जो कवर बिछा हुआ है हम इसे धो लेते हैं, ये गंदा हो गया। तो जो भी आपको कपड़े धोने हैं वो आप एक जगह ले आए, और कपड़ों को धोने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आपको साबुन चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, कई बार आपको कहीं रगड़ना होता है तो उसके लिए आपको केक चाहिए होता है, आपको अगर नील लगाना है तो नील आपको चाहिए, अगर आपको माड़ लगाना है कपड़ों को कड़ा करने के लिए तो माड़ आपको चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इकट्ठी करके एक जगह रख लें तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आपको बार बार भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा कि ओहो अब तो ये रह गया, अब ये लेने के लिए उठें, अब ये रह गया, अब ये लेने के लिए उठें। तो सब चीज़ आप इकट्ठी करके एक जगह रख लीजिए और फिर अपना धुलाई का काम शुरू करिए। तो सबसे पहले आपने किया कि आपने सब चीज़ें इकट्ठी कर ली। फिर आप ये देखिए कि जो कपड़े आपको धोने हैं, है ना, जो कपड़े आज आपको धोने हैं उनमें कोई कपड़ा जो है कटा फटा तो नहीं है। कहीं से अगर फट गया है तो आप पहले उसकी मरम्मत कर लीजिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप धोने जाएंगे तो आप उसमें फ्रिक्शन लगाएंगे, आप उसको रगड़ेंगे। उस प्रोसेस में हो सकता है कि बहुत छोटा सा कोई छेद है वो बड़ा हो जाए, तो आपका काम बढ़ गया। कहीं पर अगर बटन निकला हुआ है तो आप उस बटन को पहले ही टाँक लीजिए, क्योंकि क्या होता है कपड़े धुल गए, प्रेस हो गए, रख गए, जब आपने उसको निकाला पहनने के लिए तब आपको ध्यान आया कि अरे ये बटन तो टूटा हुआ है। तो उस बात से बचने के लिए आप ये करिए कि पहले ही आप जो है ये कपड़ों की मरम्मत कर लीजिए, जांच कर लीजिए कि कहीं पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, ठीक है, कहीं पर कोई फटा तो नहीं है, कहीं पे लेस तो नहीं उधड़ी हुई है, कहीं पे कोई बखिया तो नहीं उधड़ी हुई है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे तो वो धोने के दौरान जो है, धुलाई के दौरान और ज़्यादा बिगड़ सकती है और आपका काम और बढ़ सकता है। तो आप जो है कपड़ों की मरम्मत अच्छे से कर लीजिए। कहीं पर भी कोई ज़रूरत है, बच्चे जब स्कूल से आते हैं, स्कूल में उनकी यूनिफॉर्म होती है तो कई बार आप देखेंगे कि जो पॉकेट होती है ना वो फटी हुई है, उधड़ गई है, या बेल्ट जहाँ पे लगाते हैं पैंट में या स्कर्ट में उसका जो लूप है वो उखड़ गया है। तो ये चीज़ें जो है बाद में बड़ी परेशान करती हैं। तो इनको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वहीं पर आप इनको ठीक कर लीजिए, मेंडिंग कर लीजिए, या जो कपड़ों की मरम्मत है वो कपड़ों की मरम्मत कर लीजिए, तो आप जो है अगले स्टेप के लिए तैयार होते हैं। अब आपने कपड़े इकट्ठे कर लिए, उनकी मरम्मत भी कर ली, उनकी जांच कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो इतने सारे आपके कपड़े हैं इनकी क्या आप एक साथ धुलाई करेंगे? क्या आप कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? या आप उनको किसी बेसिस पर आप उनकी छटनी करेंगे? छाँटने का काम क्या होता है, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि जो आपके सफ़ेद कपड़े हैं उनको आप अलग धोइए। हाँ, क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि मान लीजिए आपका कोई भी एक कपड़ा कच्चा निकल गया, उसने रंग छोड़ दिया। अब मान लीजिए आपकी माँ ने साड़ी पहनी थी, उसके साथ में लाल ब्लाउज़ पहना था, आपने सारे कपड़े एक साथ धो दिए और वो लाल रंग का जो ब्लाउज़ था वो कच्चा था, उसका रंग निकल गया। तो जितने आपके सफ़ेद कपड़े थे, शर्ट्स थी, यूनिफॉर्म्स थी, कुर्ते पजामे थे, बेडशीट थी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा आपका है, आपका सूट भी हो सकता है, बहुत सुंदर सा सफ़ेद सूट हो सकता है, तो वो उस पर जो है वो लाल रंग चढ़ गया। अब वो सफ़ेद से गुलाबी हो गए, आपके तो कपड़े सब बर्बाद हो गए। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कपड़ों को छाँट लीजिए। तो सफ़ेद कपड़े आप अलग कर लीजिए, जो छोटे कपड़े हैं उनको अलग एक पाइल बना लीजिए। जो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, गंदे कौन से कपड़े होते हैं, जैसे किचन के डस्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं वो कपड़े, क्योंकि उसमें चिकनाई होती है, सब्जी के दाग धब्बे उसमें लगे हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है और
इसकी जो गंदगी होती है वो बाकी कपड़ों में आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप उनको अलग धोइए। जो बड़े कपड़े हैं और गंदे कपड़े हैं, जैसे कि चादर हैं, उनको आप नॉर्मल लोड के साथ में, लॉन्ड्री के साथ में आप नहीं धुलाई कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तो वो बहुत बड़े हैं, और उसकी जो धुलाई है उसके साथ, बड़े कपड़ों के साथ में अगर छोटे कपड़े आप मिला देंगे तो छोटे कपड़ों की धुलाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप उनको छांट लीजिए कि फैब्रिक क्या है। कॉटन के कपड़े आप एक साथ धोइए, सिल्क की धुलाई अलग होती है। आप कॉटन और सिल्क को एक साथ नहीं धो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का साबुन आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह का रगड़ने का वो आपका प्रोसेस है, हर चीज़ जो है वो अलग होती है। तो फैब्रिक आपका कैसा है, जो स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है वो आप अलग रखिए, जो डेलिकेट फैब्रिक है उसकी धुलाई अलग तरह से करिए, रंगीन कपड़ों की धुलाई अलग करिए, छोटे कपड़ों की धुलाई अलग करिए। तो इस तरह से आप अपने आप जो है जब धोते हैं तो ये करते ही हैं, हर घर में ये होता है। मैं सिर्फ एक प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा अरे ये कितना बड़ा काम है, पर ये कोई नई बात नहीं है। आप रोज़मर्रा अपने ज़िंदगी में ये काम करते हैं। आप कपड़ों की छटनी करते हैं, अलग अलग उनको बांट के, और अलग से उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आप इस तरह से जो है करिए। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ कपड़े होते हैं जिनमें अलग से लेबल लगा होता है। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनमें लेबल लगा होता है। तो ये लेबल आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लेबल पर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कपड़ों की धुलाई के बारे में कि आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आप उसी अनुसार कपड़ों को धोएंगे, और उसके अनुसार जब आप काम करेंगे तो आपके कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे। जैसे कहते हैं कहीं पर लेबल में लिखा होता है डू नॉट ब्लीच। अब आपने उसको ब्लीच में डाल दिया तो वो तो कपड़ा बर्बाद हो गया आपका, है ना। कहीं पर टेम्परेचर दिया हुआ होता है कि 30 डिग्री से ज़्यादा पर जो है इसको मत धोएं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो सिंथेटिक यार्न से वो कपड़ा बना होता है, सिंथेटिक होता है। ज़्यादा गर्म पानी में अगर आप धोएंगे तो उसका जो फाइबर है वो डिफॉर्म हो सकता है, और आपके जो कपड़ा है उसकी शेप भी डिफॉर्म हो सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान से आप पढ़िए, उसका लेबल आप पढ़िए कि लेबल क्या कहता है। अगर कोई केयर उसमें बताई गई है तो उस लेबल की केयर आप करिए, और अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपने फैब्रिक को, अपने गारमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इतना तो हमने कर लिया कि कपड़ों को एकत्रित कर लिया, उनको छांट लिया, उनके लेबल्स भी हमने पढ़ लिए, और हमने सुनिश्चित कर लिया कि कौन सा कपड़ा हम कैसे धोएंगे, एक साथ हम कौन से कपड़े धोएंगे, और अलग अलग आपने लॉट्स बना लिया, आपने ढेरी बना ली कि इस तरह से हम इनको करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कुछ कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, है ना। तो ये दाग क्या होते हैं? ये दाग वो होते हैं जो अनवांटेड मार्क ऑफ डिस्कलरेशन होते हैं। और ये कैसे होते हैं? जब आपके गारमेंट के ऊपर में किसी दूसरी चीज़ से जो है कांटेक्ट होता है, और उसका कुछ पार्ट जो है आपके गारमेंट में, आपके कपड़े में रह जाता है, अवशेष रह जाता है, तो उसको हम दाग कहते हैं या धब्बा कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम स्टेन्स कहते हैं। तो स्टेन्स कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, अपने जीवन में आपने देखा है, खाना खाते खाते कभी सब्जी गिर जाती है, कभी अचार गिर गया, कभी आम खाते हुए आम का रस टपक गया, या आपने अंगूर खाया तो उसका रस लग गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे दाग लग जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो दाग धब्बे होते हैं इनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, या इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वेजिटेबल स्टेन्स होते हैं। वेजिटेबल स्टेन्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा कि यदि किसी सब्जी का दाग लग गया है, या फल खा रहे हैं उसका दाग लग गया है, तो इनको हम वेजिटेबल स्टेन्स कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये जो सोर्स है वो वेजिटेबल है, या प्लांट ओरिजिन का वो स्टेन है। उसके बाद आप देखिए एनिमल स्टेन्स होते हैं। एनिमल स्टेन्स कौन से होते हैं? जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एग स्टेन्स हो सकते हैं, अंडे का दाग लग सकता है, दूध का दाग लग सकता है, मीट का दाग लग सकता है, या खून का दाग लग सकता है। कई बार चोट लग जाती है तो कपड़ों पे खून लग जाता है और उसका दाग रह जाता है कपड़ों पे, तो ये एनिमल स्टेन्स होते हैं। उसके बाद ग्रीस स्टेन्स होते हैं, चिकनाई के दाग लगते हैं। हम बहुत बार हमने देखा है कि घी या मक्खन लग गया कपड़ों के ऊपर में,
टोस्ट खा रहे हैं और टोस्ट हमारे ऊपर गिर गया तो वो मक्खन का दाग लग गया, या अचार का तेल लग गया उसका दाग लग जाता है, या सब्जी खाई हमने वही गिर गई ज़रा सी कहीं पर तो उसका दाग लग गया, है ना। तो इस तरह से ग्रीस के स्टेन्स, ये ग्रीजी होते, चिकनाई वाले होते हैं जो स्टेन्स, उनको हम ग्रीस स्टेन्स कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी होते हैं, और कई प्रकार के दाग होते हैं, जैसे लिपस्टिक का दाग लग जाता है कई बार कपड़ों पे, या पेंट का दाग लग गया, कहीं पर पेंटिंग हो रही है और आप वहाँ से गुजर गए, आपके कपड़े पे वो पेंट का दाग लग गया, है ना। इस तरह से होता है। या अगर बच्चों की बात करें तो कई बार स्कूल से आते हैं तो इंक का दाग लगा हुआ होता है, शर्ट के ऊपर में पॉकेट में जो है आप देखें इंक का दाग लग जाता है। तो ये मिसलेनियस दाग भी कई प्रकार के होते हैं। या एक और प्रकार का दाग होता है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है निकालना, वो है मिनरल स्टेन। मिनरल स्टेन होता है जब रस्ट हो जाती है या जंग लग जाती है कपड़ों पर, तो उसको हम मिनरल स्टेन कहते हैं। तो ये कई प्रकार के दाग होते हैं। अगर हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं तो इनका जो रिमूवल होता है, जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल होता है, वो आसान हो जाता है, क्योंकि हम उनको उसी तरह से डील करते हैं कि किस तरह उनको हम निकालेंगे। तो ये अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा कि दाग कई प्रकार के होते हैं, वेजिटेबल स्टेन्स, एनिमल स्टेन्स, ग्रीस स्टेन्स, मिनरल स्टेन्स, मिसलेनियस लाइक लिपस्टिक और पेंट और varnish or ink. So these are the kind of miscellaneous stains that we have. अब प्रश्न ये आता है कि दाग तो लग गया है, अब हम कैसे देखें, कैसे पहचानें कि ये दाग किस चीज़ का है। कई बार तो बहुत क्लियर होता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि इस चीज़ का दाग है और हमको ऐसे इसको हटाना है, लेकिन कई बार नहीं समझ में आता है। तो दाग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसका कि कौन सा दाग है, किस चीज़ का दाग लगा है या धब्बा लगा है, तो उसको हम कैसे पहचानें, उसके लिए 3 तरीके होते हैं। या तो आप उसका रंग देख सकते हैं, उसका रंग क्या है। हर स्टेन का